एयर कैरी करते हैं। हम जो है देश मुनि जी, हमारे बाबा देवेंद्र सिंह जी खालसा, बाबा गुलाब सिंह जी, डॉक्टर परवलीन जी, आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की गल है कि अज तुसी सारे संत कबीर कुटीर विच आए ने। सब ते पहला तो तुहानू मैं जी आया नू आखदा हाँ। मैं पड़भागी हाँ कि तुसी संत कबीर कुटीर विचों पधारे और उन्हें आके तुसी इनू पवित्र किया सी। मैं तब स्वानू मेरी बेनती है कि एक मिलकर के जोरदार जयकारा अस्सी लगाइए। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मेरे लिए बहुत ही, मैंने हुणे बोलिया सी कि मेरे लिए बड़ी ये चंगी गल है कि इन्नी भारी संख्या विच अज गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में गुरु की प्यारी साध संगत जी इत्थे इकट्ठे हुए ने। मेरे लिए खुशी की गल है कि ये बहादुर कौम आज यहाँ पर बैठी है, जिसने धर्म की रक्षा के लिए सिर कटा दिए, लेकिन झुके नहीं हैं। मेरे लिए बड़ी आज सोहनी गल है कि आप दी जो कुर्बानियां ने उन्होंने हर भारतवासी याद करता है। मैं गुरुआं दी उन्हां दी कुर्बानियां नूं जो हर व्यक्ति उन्हां दी कुर्बानियां नूं शीश नवा करके प्रणाम करता है, नमन करता है। मुझे ये बहुत ही गर्व है। मैं सभी गुरुओं को आज शीश नवाता हूं और आप सब यहाँ संत कबीर कुटीर के ऊपर पधारे हैं। आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपने महान गुरुओं के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए जहां स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, मुझे खुशी है कि वहीं आजादी के बाद भारत माता की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। हम सब जानते हैं प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के सभी सिख गुरुओं ने हमेशा सेवा, समानता और साहस की शिक्षा दी है। हमारा गौरवशाली इतिहास है। हम सब जानते हैं कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए
अपना बलिदान दिया है। हम सब जानते हैं सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों साहिबजादों को राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। हम सबको उस इतिहास के बारे में पता है। हमारा ये गौरवशाली इतिहास है जिससे प्रेरणा मिलती है। यह गुरुओं की वो महान परंपरा है कि जिसने हर दौर में भारत को बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। प्यारी साध संगत जी, आपकी सेवा भावना भी विश्व विख्यात है, ये हम सब जानते हैं। जहां भी मानवता पर संकट आता है, आप वहां रक्षा, सेवा और वहां पर आगे हाथ बढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। मुझे खुशी है कि देश के हमारे नागरिक जिस प्रकार से एक सैनिक को देख करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार से हमारे सिंह साहिबानों को देख करके व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। प्यारी साध संगत जी, जिस समाज ने देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उसी समाज को 1984 में किस निर्दयता के जख्म दिए हैं, इसकी चर्चा भी हमारे सिंह साहिबानों ने की है। उसको कोई भूल नहीं सकता। उसकी अपनी अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से उसकी बातें बताते हैं, क्योंकि उस समय ये सोशल मीडिया का जो आज जमाना है उस समय नहीं था। उस समय में यह भी नहीं था। आज तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं कैमरे में, सोशल मीडिया के अंदर ही काम करता है, परंतु उस समय नहीं था। अगर उस समय के कुछ भी घटनाक्रम अगर वो कैद होते तो वो हमारे लिए एक ऐसा इतिहास वो बनते कि व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो क्या दौर था, क्या मंजर था। गुरु की प्यारी साध संगत जियो, वो काले दिन भारतीय लोकतंत्र, मानवता के इतिहास पर एक कलंक के रूप में आज भी अंकित हैं। उसकी चर्चा करते हैं। अभी कहा भी है, हमारे भाई बोल रहे थे अभी इधर, कि जब उसको याद करते हैं, उस मंजर को याद करते हैं, आज भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कैसा दौर था, और ये दौर एक समय में नहीं है, अलग अलग समय में आता गया। अपनी राजनीति की इच्छा पूर्ति के लिए सबसे पहले जो निर्णय लिया गया, देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, हमारे रणबांकुरे उस आजादी की लड़ाई के लिए अपने आप को आहूत कर रहे थे। उन्होंने कुर्बानियां दी। वो कुर्बानियां उन्होंने इसलिए नहीं दी कि हमने इस आजादी का आनंद लेना है। उन रणबांकुरों की ये इच्छा थी कि हम तो ये दर्द सह रहे हैं, हम तो ये प्रताड़ना सह रहे हैं,
परंतु हमारे आने वाली पीढ़ियां वो सुरक्षित रहें, वो भी खुली हवा में सांस लें। और इस कारण उन क्रांतिकारी वीरों ने अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया है, उन अंग्रेजों के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है। ऐसा इतिहास रहा। परंतु अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके लेकर के आते हैं, रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति, जिसको हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, और जो व्यक्ति आज तक भारत के अंदर आकर के जिसने नहीं देखा हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके लेके आते हैं और एक लाइन मार देते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। एक लाइन लगने से मित्रों, हमारे यहां बुजुर्ग बैठे हैं, वो शायद उस समय में उनको पूरा विवरण याद होगा, उनकी आंखों के सामने कैद होगा, क्योंकि उस समय तो हमारी आंखें ही कैमरा थी, हमारे पास और कोई कैमरा नहीं था। और हमारे वो बुजुर्ग वो सब बातें बताते हैं, वो भी क्या मंजर था, क्या दौर था। लाखों लोगों की कुर्बानियां हो गई, लाखों लोग, बेटियों की अस्मत को किस प्रकार से लूट लिया गया, बच्चियां सुरक्षित नहीं रही, मां बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बेटियों को बलि दे दिया। क्या इतिहास था। अपना घर छोड़ दिया, अपनी जमीन को छोड़ दिया, हम पराये हो गए। किस कारण से हुए? वो कौन लोग थे जिन्होंने इस मंजर के अंदर हमें धकेलने का काम किया है? हमें इसके ऊपर चर्चा भी करनी चाहिए, हमें विचार भी करना चाहिए कि वो लोग कौन हैं, उनकी इच्छाएं क्या थी, उन्होंने देश को ऐसे क्यों दो भागों में विभाजित कर दिया। सरदार कुलवीर सिंह, शहीद भगत सिंह के भाई, शहीद भगत सिंह तो अंदर थे, उनको तो फांसी दे दी गई, उनके भाई ने बाहर मोर्चा संभाला हुआ था, परंतु जब उनको यह पता चला कि उनका गांव तो पाकिस्तान ही चला गया, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके मन के ऊपर क्या बीत रही होगी। जो व्यक्ति आजादी की लड़ाई लड़ रहा हो, जिसने आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया हो, और उसको पता चले कि मेरा गांव पाकिस्तान में चला गया है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। गुरु नानक देव जी, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, जिनके मार्ग के ऊपर आज भी हम चल रहे हैं, जिस स्थान के ऊपर लंबे समय तक रह करके तपस्या की है, ननकाना साहिब, वो पाकिस्तान में चला जाता है। हमारे लाखों श्रद्धालु हर वर्ष, जिनकी श्रद्धा होती थी, बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के शीश नवा करके वापिस आ जाते थे। हम सब जानते हैं, परंतु उसको किसने हमें ये करने के लिए मजबूर किया है? वो कौन लोग थे? इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि हमें लंबा सोच करके विचार करना चाहिए। अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई कुछ भी बोल देगा, हम खड़े हो जाएंगे, हम उसके साथ चले जाएंगे, उसके परिणाम क्या निकलेंगे, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे आज ये गर्व हो रहा है मित्रों। अभी हमारे भाई ये बैठे हैं कि बोल रहे थे, कुलवंत सिंह जी, कि आपकी आंखें भी वैसी लग रही हैं हमारे जैसी। कुलवंत जी, आपने अलग कैसे सोच लिया? ये रिश्ता
ये रिश्ता अगर कोई है, ये हमारे नाखून और इस मांस का रिश्ता है। अलग नहीं है, एक है। एक मां के दो बेटे, एक बेटा सिंह साहिबान है। ये पूरा इतिहास है हमारे पास। हम देखते हैं जब चमकौर साहिब की लड़ाई होती है और वो मुगल जब बोलता है कि मुझे सरफियां चाहिए जमीन के ऊपर रख करके, मैं तब जगह दूंगा। राजा टोडरमल आते हैं, बोलते हैं अपना पूरा का पूरा खजाना खोल देते हैं कि सोने की सरफियां दूंगा, परंतु मुझे जगह चाहिए। और फिर वो बोलता है कि मुझे सरफियां भी पड़ी हुई नहीं चाहिए, मुझे खड़ी हुई चाहिए। फिर भी वो पीछे नहीं हटता, वो बोलता है कि मैं खड़ी होकर के ही दूंगा। ये इतिहास है हमारा, हम सब जानते हैं उसको। मित्रों, ये इतना बड़ा जो दर्द मिला है वो आप सब उसको बखूबी जानते भी हैं। मैं प्यारी साध संगत जी, मेरे मन में उस पीड़ा से जूझते हुए अपने सिख भाइयों और बहनों के प्रति मैं कृतज्ञता, श्रद्धा और आत्मीयता की भावना हमारे मन में है। और इसीलिए मेरे मन में यह बात काफी समय से थी कि आपके इन दुखों को बांटने के लिए हम कुछ करें। हमारे मन में लंबे समय से ये पीड़ा थी। उन दंगों में जो चले गए उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन वे अपने पीछे अपने परिवार को छोड़ करके चले गए। हम उनके दुख दर्द तो नहीं बांट सकते, लेकिन इस दिशा में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। प्यारी साध संगत जी, आप जानते भी हैं कि मैंने पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र था उसमें एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि मेरे मन के अंदर पीड़ा थी। मैंने कहा कि हम एक प्रस्ताव लेकर के मैं आया और मैंने उसकी पूरी जानकारी भी कलेक्ट की। मेरे पास जो जानकारी आई 121 लोगों की आई। अगर कोई और परिवार छूटा है, हमने कहा है कि अगर कोई ऐसा परिवार छूटा है जो उस रिकॉर्ड के अंदर नहीं आया है, तो डीसी को, संबंधित डीसी को जाकर के एक एप्लीकेशन दे दे। उसके ऊपर हम सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं और हमने निर्णय किया कि जो प्रभावित परिवार हैं, इफेक्टेड परिवार हैं, अरे जिन परिवारों के अंदर एक कमाने वाला था वही चला गया, परिवार वो गरीबी रेखा के नीचे चला गया, हमने कहा कि हम उन लोगों को वापस तो नहीं ला सकते, परंतु वो परिवार अपनी सहमति से एक परिवार का बच्चे का नाम किसी का भी वो दे, हम उसको हरियाणा सरकार में
नौकरी देने का काम करेंगे। ये प्रस्ताव हम लेकर के हैं। और मुझे बताते हुए आपको गर्व की अनुभूति हो रही है, जब ये मैंने प्रस्ताव अपने मंत्रिमंडल के सामने रखा, हमारे मंत्रिमंडल ने 1 मिनट के अंदर इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने बिल्कुल भी कोई किंतु परंतु नहीं हुआ, एक आवाज के अंदर पूरा मंत्रिमंडल सहमत हो गया है। प्यारी साध संगत जी, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद संकल्प लिया। इतने लंबे समय से आप लोग देख रहे हैं, फाइल को भी बंद कर दिया। जो लोग इसके अंदर अग्रणी भूमिका में थे, जिन्होंने यह अत्याचार किया, हमारे सिख समाज के लोग बार बार उस बात को लेकर के न्याय की गुहार लगाते रहे कि हमें न्याय नहीं मिला। माफी तो बहुत दूर की बात थी, माफी मांगने वाली तो बहुत दूर की बात थी, न्याय तक नहीं मिला। उसके लिए परिवार घूमते रहे कि हमें न्याय मिले। जिन लोगों ने इतना बड़ा ये काम किया है, लोगों के घरों को जला दिया, उनके कारोबार को फूंक दिया, और किस प्रकार से गले में टायरों को डाल करके मौत के घाट उतार दिया। और वो लोग ऐसी घूम रहे थे, न्याय नहीं मिला। आदरणीय मोदी जी जब 2014 में आप सबके आशीर्वाद से, वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से जब जिम्मेवारी दी, तो उन्होंने तुरंत कहा कि 84 के दंगों का न्याय जरूर मिलेगा। और दोबारा फाइल खुली, फाइल बंद हो गई थी। फाइल को बंद कर दिया था, डस्टबिन में डाल दी थी, कोई न्याय नहीं मिला था। परंतु मोदी जी ने आकर के उस फाइल को खोला और न्याय दिलाने का काम किया। वो व्यक्ति आज सलाखों के पीछे है, आप सब जानते हैं। मित्रों, यह न केवल पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए ये ठोस कदम उठाए, बल्कि आप सबका सम्मान भी लौटाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज किया आने के तुरंत बाद, ताकि जल्दी न्याय मिले और उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। आज पूरी साध संगत के बीच आज मैं एक संकल्प और दोहराना चाहता हूं कि हरियाणा में किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर अन्याय नहीं होने देंगे। बिल्कुल कोई अन्याय नहीं होगा। प्यारी साध संगत जीओ, सिख समाज के प्रति हमारी सरकार का प्रेम केवल शब्दों में नहीं है। ये प्रेम केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि ये कार्यों में दिखाई देता है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या क्या काम किए हैं। मुझे बताते हुए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आप सबके योगदान के प्रति बार बार कृतज्ञता व्यक्त की है। उनकी पहल पर ही आजादी का अमृत महोत्सव
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव और मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर के अंदर मनाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मेरी खुशी का उस दिन ठिकाना नहीं रहा जब मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री जी गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व लाल किला के ऊपर मना रहे हैं। मुझे अत्यंत खुशी हुई। मैंने कहा उस लाल किला के ऊपर हमें गर्व है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि यहां पर गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। जिस लाल किला से उस मुगल ने फरमान जारी किया था, उसी स्थान के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी का पहली बार 400 साला मनाया गया है। और मुझे यह भी खुशी है कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर आदरणीय मोदी जी ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी की है और एक सिक्का भी जारी किया। डाक टिकट भी जारी की, सिक्का भी जारी किया है। प्यारी साध संगत जीओ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह जी, सरदार फतेह सिंह जी के शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का भी हमें गौरव प्रदान किया है। मित्रों, जब तक हम अपने उस इतिहास से परिचित नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियां हमारी परिचित नहीं होंगी, तो हमारा वो इतिहास वो फिर हम दोहराने की स्थिति में आ सकते हैं। हमारा ये गौरवशाली इतिहास है। मुझे प्यारी साध संगत जीओ, इन्हीं प्रयासों को हमने हरियाणा प्रदेश में भी आगे बढ़ाया है। हम सब जानते हैं कि चाहे गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश पर्व हो, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, या करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हो, हर कदम पर हमारी सरकार ने श्रद्धा और सम्मान के साथ काम किया है। प्यारी साध संगत जी, आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2022 में हमारे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना की गई थी। इसमें हमारे सिख समाज के काफी समय से चली आ रही मांग को भी पूरा किया गया है। इससे हमारे हरियाणा में सिख समुदाय को स्वायत्तता मिली है, आप सब जानते हैं। और मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि जब मेरी ये दूसरे टर्म की सरकार बनी, जब मैंने दूसरी बार शपथ लिया, और शपथ लेने के तुरंत बाद मेरी पहली कैबिनेट की मीटिंग थी। मैंने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर अधिकारियों को कहा कि लंबे समय से जिस स्थल के ऊपर गुरु नानक देव जी ने 44 दिन रह करके तपस्या और समाज को एक शिक्षा देने का काम किया है, उस भूमि के ऊपर पवित्र चिल्ला साहिब गुरुद्वारा
वो 70 कनाल भूमि वो अभी भी वहां नगर पालिका के नाम थी। हमने पहली कैबिनेट के अंदर निर्णय किया, आप सब जानते हैं कि चिल्ला साहिब की पूरी जमीन 70 कनाल वो अपने चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के नाम कर दी जाए, और वो हो गई है। प्यारी साध संगत जीओ, यमुनानगर के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, और हमने निर्णय किया है कि गुरुग्राम में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नामकरण हिंद की चादर सरवंश दानी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम वो रखा जाएगा। प्यारी साध संगत जीओ, असंध में भी हमने कॉलेज का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर वो रखा है। और मुझे खुशी है कि हमने लखनऊ साहिब में माता गुजरी के नाम VLDA कॉलेज भी स्थापित किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि साध संगत की आस्था को देखते हुए हमने श्री हजूर साहिब, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के हमारे तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमने स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना, उसका भी शुभारंभ हमने किया है, उसको भी चालू किया है, ताकि हमारी साध संगत हमारे इन पवित्र स्थलों का वो भ्रमण कर सके, उनमें जा सके और वहां अपना शीश नवा सके। उसको ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना उसका शुभारंभ किया है। मुझे बताते हुए कि 1984 की घटना में हमें भी यही सिखाती है कि समाज में नफरत फैलाने वालों की ताकतों के खिलाफ हमें आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो झूठ का सहारा लेकर के वो लगातार गुमराह करने का काम करते हैं। हमें कभी भी, मैं आज आप लोगों के बीच में ये आग्रह भी करना चाहूंगा, कभी भी विभाजन की राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, हमें एकजुट होकर श्री गुरु नानक देव जी के निर्भय और निर्वैर के संदेश को अपनाना चाहिए। गुरु नानक देव जी हमारे गुरुओं ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं वो हमारे पास एक गौरवशाली इतिहास है, हमें उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आज पूरे प्रदेश की ओर से मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। 1984 की पीड़ा और उसके बाद न्याय पाने के संघर्ष ने हमें सिखाया है कि न्याय के लिए लंबी लड़ाई लंबी हो सकती है, न्याय पाने के लिए कठिन भी हो सकती है, लेकिन अंत में जीत न्याय की होती है, ये हम सबको मालूम है। प्यारी साध संगत जीओ, आइए आज हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि 1984 जैसी त्रासदी फिर कभी नहीं होने देंगे। हम मिलकर के विकसित भारत और विकसित हरियाणा का निर्माण करेंगे, जहां केवल भाईचारे, प्रेम और न्याय का बोलबाला होगा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपने प्रदेश के कोने कोने से
आज इस संत कबीर कुटीर में यहाँ पधार करके मेरा जो सम्मान बढ़ाया है, मैं इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र, ये विकसित हरियाणा, उसमें अपनी प्रमुख भूमिका अदा करे, उसको लेकर के हमने मिलकर के काम करना है। भाइयों, जहां भी आप कहेंगे मैं वहां पर तुरंत आप लोगों के आदेश के ऊपर पहुंच जाऊंगा, परंतु हमने हरियाणा को गति से आगे बढ़ाना है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आप सबका पुनः यहां पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो चंडीगढ़ से सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से ये कहा गया है कि समाज में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ हमें सतर्क रहना चाहिए, इस बात का जिक्र उनकी ओर से किया गया है। इसी के साथ साथ हमें विभाजन की राजनीति में नहीं फंसना चाहिए, इस बात का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया है। हमें गुरु नानक जी के आदर्शों पर आगे चलना है। इन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर अपने संबोधन में उनकी ओर से किया गया है। 1984 जैसी त्रासदी